हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस लेक्चर में हम रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं फॉर योर अपकमिंग अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे कि आपको पता है, इस यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये आपका 22 जुलाई 2022 को कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो 22 जुलाई के दिन आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपको रिसर्च मेथडोलॉजी से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। सो आपको 100 क्वेश्चंस टोटल एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस जो है ये रिसर्च मेथडोलॉजी पर पूछा जाता है और 50 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके से टोटल आपका पेपर 100 मार्क्स का होता है। तो आपको एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है, यानी मिनिमम आपको 50 एमसीक्यूज एग्जाम में मार्क कर कराना है। यानी आप सिर्फ रिसर्च मेथडोलॉजी की भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस कर लो यहाँ पर, तो आप इजीली इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर पाओगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे इस लेक्चर्स में हम आपको रिसर्च मेथडोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आपको लेक्चर सीरीज से सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे इस कंटेंट में आपको सारा डिटेल में सारा हम आपको गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस हम आपको देते हैं, आपको फॉलो करने हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस। आपको किस तरीके से हमारे कंटेंट का यूज करना है, किस तरीके से आपको टाइम यूटिलाइज करना है, किस तरीके से हमारे इस कंटेंट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, ये सारा हम आपको हमारे कोर्स के थ्रू बताते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, वीडियो लेक्चर्स आपको देखने मिलेंगे, नोट्स, मॉक टेस्ट और 1500 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ, जो कि हमारा एक रिवीजन का काम करती है ये पीडीएफ। तो हमारे इस कंटेंट से आपको एग्जाम में डायरेक्टली 40 से 45 क्वेश्चंस हमारे इसी कंटेंट से पूछे जाएंगे। तो जैसे कि 100% गारंटी के साथ हमारा ये कंटेंट होता है, 100% एश्योरिटी के साथ हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। सो हमारे स्क्रीन पर जो दिए गए कंटेंट है, अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो एक्सेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है। याद रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू, जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप है, इस ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो आप। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कॉमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही उस लिंक से रिसर्च मेथडोलॉजी के कंटेंट को आप एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आप जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारे ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। प्रयोग और अवलोकन पर आधारित अनुसंधान कहलाता है। रिसर्च बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है आप कौन सी ऐसी रिसर्च होती है जो आपके प्रयोग और अवलोकन पर आधारित होती है, कौन सी ऐसी अनुसंधान होती है जो आपके एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होती है। मतलब ऐसी रिसर्च जिसमें आप
किसी की कही सुनी बातों का विश्वास नहीं करते हो, आप जो ऑब्जर्व करते हो, आप जैसे एक्सपेरिमेंट करते हो, जो रियलिटी में है, जो हकीकत में है, जो रियलिटी में आप उसी को बताते हो, और आप आपके अनुभव के बेसिस पर आप वो रिसर्च परफॉर्म करते हो, आप आपके अनुभव पर आधारित उस अनुसंधान को परफॉर्म करते हो। तो उस अनुसंधान को हम कहते हैं अनुभविक और प्रयोग सिद्धित अनुसंधान, जिसे हम कहते हैं एम्पायरिकल रिसर्च। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये सही हो जाएगा। विकल्प डी जो कि है आपका एम्पायरिकल रिसर्च, अनुभविक अनुसंधान, इसमें आप क्या करते हो, आपके अनुभव, जैसा नेम में ही आपको नाम ही गिवन है, तो उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। अनुभव जिसमें आप आपके अनुभव, आपके प्रयोग, आपके अवलोकन पर आधारित ये रिसर्च होती है, जिसमें आप आपकी किसी भी कोई भी लोगों के कही सुनी बातों का विश्वास नहीं करते हो, जो सिर्फ रियलिटी पर बेस्ड होता है, जो रियलिटी में होता है, जो रियलिटी पर बेस्ड होता है। ऐसे रिसर्च को हम कहते हैं एम्पायरिकल रिसर्च और अनुभविक अनुसंधान। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये सही हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जो गलत ऑप्शन से जो गलत विकल्प है, उन्हें भी हम एक बारी देख लेते हैं। सो ऑप्शन ए क्लिनिकल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं नैदानिक अनुसंधान। नैदानिक अनुसंधान ये क्या होती है, जिसमें आप किस लोगों के स्वास्थ्य और बीमारी की अध्ययन करते हो, मतलब आप लोगों के इलनेस और हेल्थ के बारे में स्टडी करते हो, उससे हम कहते हैं क्लिनिकल रिसर्च। सो क्लिनिकल रिसर्च इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा। आप क्लिनिकल रिसर्च में ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, आपके एक्सपीरियंस, इसको आगे रखकर रिसर्च परफॉर्म नहीं करते हो। यहाँ पर जो विकल्प ए है आपका ये गलत हो जाएगा। विकल्प बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं प्रायोगिक अनुसंधान। प्रायोगिक अनुसंधान क्या होता है, जिसमें आप किसी दो चरों के बीच में उनका संबंध बताते हो, मतलब दो चरों के बीच का कारण और प्रभाव बताते हो, उनके बीच में कैसा संबंध है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन दी वेरिएबल्स, जो कि होते हैं आपके इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर हमको किसी वेरिएबल से, किसी चरों के बीच में कोई संबंध से रिलेटेड हमें प्रश्न गिवन नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प भी है ये भी गलत हो जाएगा। देन विकल्प सी प्रयोगशाला अनुसंधान, जिसे हम कहते हैं लेबोरेटरी रिसर्च। लेबोरेटरी रिसर्च क्या होता है, जो सिर्फ आप लैब्स में परफॉर्म करते हो, उसे हम कहते हैं लेबोरेटरी रिसर्च। मतलब ऐसे अनुसंधान जो आप सिर्फ और सिर्फ प्रयोगशाला में परफॉर्म करते हो, प्रयोगशाला में ही आप उस अनुसंधान का उपयोग करते हो, तो उसे हम कहते हैं प्रयोगशाला अनुसंधान, जिसे हम कहते हैं लेबोरेटरी रिसर्च। सो यहाँ पर अभी आपका जो विकल्प सी है ये गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाएगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो कि है एम्पायरिकल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं अनुभविक अनुसंधान। अगला प्रश्न, मुफ्त सरकारी आंकड़ा प्लेटफॉर्म OGDP भारत से लिया गया आंकड़ा कहलाता है। द डेटा टेकन फ्रॉम द ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म OGDP इंडिया विल बी कंसिडर एज। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि एक डेटा है, एक आंकड़ा आपने लिया है, एक किसी सरकारी आंकड़ा है, सरकारी प्लेटफॉर्म से आपने कुछ आंकड़ा लिया है, तो उस आंकड़े को आप क्या कहोगे, क्या कंसिडर करोगे आप उस आंकड़े को, क्या आप प्राथमिक आंकड़ा कंसिडर करोगे, गौण आंकड़ा, या फिर परिकल्पनात्मक आंकड़ा, या फिर अनुभवक आंकड़ा। यानी आपने एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से एक डेटा लिया, आप उस डेटा को क्या कंसिडर करोगे, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, हाइपोथेटिकल डेटा, या फिर एम्पायरिकल डेटा। तो याद रखिए, आपको रिसर्च में सिर्फ दो ही टाइप के डेटा अच्छी तरीके से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा पर बेस्ड। तो याद रखिएगा, रिसर्च में आप दो तरीके से डेटा को कलेक्ट करते हो, दो तरीके से आप आपके रिसर्च में डेटा को यूज करते हो, एक होता है आपका प्राइमरी डेटा और एक होता है आपका सेकेंडरी डेटा, मतलब प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं। प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है, जो रिसर्चर खुद रिसर्च में डेटा जनरेट करते हैं, मतलब खुद रिसर्चर वो डेटा कलेक्ट करते हैं, खुद आपके शोधकर्ता जो होते हैं वो रिसर्च में आपके शोध में इंफॉर्मेशन, आपके शोध में जो आंकड़ा होता है उनको इकट्ठा करते हैं, उससे हम कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है, जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है, उससे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा पब्लिश डेटा होता है, ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है।
तो सेकेंडरी डेटा, यहाँ पर सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर जो होता है आपके वो डेटा को जनरेट नहीं करते हैं। मतलब गौण आंकड़ा क्या होता है, ये पहले से ही आपके पास डेटा प्रेजेंट होता है, किसी ने इस पर रिसर्च किया होता है, ये ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है। यहाँ पर रिसर्चर खुद डेटा जनरेट नहीं करते हैं, मतलब यहाँ पर जो आपके शोध करता है वो आंकड़ों में आंकड़ा जनरेट नहीं करते हैं, मतलब आपका डेटा को जनरेट नहीं करते, उससे हम कहते हैं गौण आंकड़ा, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। अब इस क्वेश्चन में हमें जैसे कि दिया गया है कि एक डेटा जो है वो एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से लिया गया, एक ओपन गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से लिया गया है, मतलब ऐसा आंकड़ा जो सरकारी प्लेटफॉर्म से लिया गया है। सो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का डेटा है, याद रखिएगा गवर्नमेंट का डेटा पब्लिश डेटा होता है, ऐसा डेटा जो गवर्नमेंट का डेटा लिया गया है। सो गवर्नमेंट का डेटा आपका पब्लिश डेटा होता है, और जो डेटा पब्लिश्ड होता है मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, पहले से ही प्रेजेंट डेटा होता है, उससे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा, जिसे हम कहते हैं गौण आंकड़ा। जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है उससे हम कहते हैं गौण आंकड़ा और सेकेंडरी डेटा। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, जो कि है आपका ऑप्शन बी, सेकेंडरी डेटा और गौण आंकड़ा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब जो आपके ऑप्शन सी और डी है, इन्हें भी हम एक बारी देख लेते हैं। ऑप्शन सी हाइपोथेटिकल डेटा, जिसे हम कहते हैं प्राकल्पनिक आंकड़ा। सो ये क्या होते हैं हाइपोथेटिकल डेटा, ये हाइपोथेसिस से लिया गया है ये वर्ड, मतलब आपका इमेजिनरी डेटा, आप थोड़े समय के लिए मान लेते हो कि ऐसा हो सकता है, ये डेटा ऐसा हो सकता है। सो यहाँ पर आप मान कुछ नहीं रहे हो, यहाँ पर आपका हाइपोथेटिकल डेटा नहीं है, ये ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है ये गलत हो जाएगा। विकल्प डी अनुभविक आंकड़ा, जिसे हम कहते हैं एम्पायरिकल डेटा। एम्पायरिकल डेटा क्या होता है, जो आपके अनुभव पर बेस्ड होता है, जो आपके अनुभव पर आधारित होता है, उससे हम कहते हैं एम्पायरिकल डेटा। सो यहाँ पर ये आपका एम्पायरिकल भी डेटा नहीं होगा, ये आपके गवर्नमेंट का डेटा आपके अनुभव पर बेस्ड नहीं होता है। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये भी गलत हो जाएगा। सो यहाँ पर जो गवर्नमेंट डेटा है इसे हम कंसिडर करेंगे सेकेंडरी डेटा, मतलब आपका जो सरकारी प्लेटफॉर्म से आपने आंकड़ा लिया है उस आंकड़े को हम कंसिडर करेंगे आपका गौण आंकड़ा। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सेकेंडरी डेटा और गौण आंकड़ा। अगला प्रश्न, निम्न में से शोध के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन रिसर्च? इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि दिए गए विकल्प में से एक ऐसा विकल्प है जिसकी शोध में आवश्यकता होती है, मतलब दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी शोध में रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी आपकी जो रिसर्च है उसमें उसकी जरूरत होती है। सो हम एक एक कर सारे विकल्प देखेंगे, एक एक कर सारे ऑप्शंस देखेंगे और पता लगाएंगे कि रिसर्च में किस चीज की, किस ऑप्शन की रिक्वायरमेंट होती है और आपके शोध में किस चीज की आवश्यकता होती है। सो पहले हम ऑप्शन ए देखेंगे, इमेजिनरी व्यू, जिसे हम कहते हैं कल्पनात्मक दृष्टिकोण। तो कल्पनात्मक दृष्टिकोण क्या होता है, इमेजिनरी व्यू क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ इमेजिन कर लिया जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपने इमेजिन कर लिया, जैसे कोई स्पाइडरमैन की स्टोरी है, ये इमेजिन के बेसिस पर बनी है, आपने कुछ इमेजिन कर लिया जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। सो याद रखिएगा, रिसर्च हम ऐसे चीजों पे करते हैं जो रियल में एग्जिस्ट कर रहा हो, जिसको आप आपकी जो लाइफ है उस पर अप्लाई कर सकते हो, लोगों पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे किसी ड्रग्स पर रिसर्च की जा सकती है, कोई इकोनॉमिक पर, कोई सोशल पॉइंट पर रिसर्च की जा सकती है, लोगों के लिए कुछ भला हो सके, ऐसे टॉपिक पर जो लोगों के लिए यूजफुल हो सके उस पर रिसर्च की जा सकती है। इमेजिनरी व्यू पर रिसर्च नहीं हो सकती है, मतलब आपके जो कल्पनात्मक दृष्टिकोण है इस पर आप रिसर्च शोध नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे स्पाइडरमैन की स्टोरी, ये तो बस इमेजिनेशन के बेसिस पर बनाई गई थी, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। सो इस चीज पर शोध नहीं की जा सकती, शोध में इस चीज की आवश्यकता नहीं होती है, इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प है इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प भी नरेशन जिसे हम कहते हैं अभिकथन। तो नरेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी है, राइटर क्या करते हैं, उस स्टोरी को एक्सप्लेन करता है। सो रिसर्च में हम हमारा जो रिसर्च टॉपिक होता है उसको एक्सप्लेन नहीं करते, बल्कि हम बताते हैं कि हम किस तरीके से उस प्रॉब्लम को, उस टॉपिक को हम सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से हम उस पर रिसर्च करने वाले हैं, किस तरीके से वो लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, उसका बेनिफिट क्या होगा सोसाइटी के लिए।
तो ये हम देखते हैं रिसर्च में बेसिकली। यहाँ पर आप रिसर्च को नरेट नहीं करोगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प भी है ये भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी देखेंगे अब हम, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जिसे हम कहते हैं मानवीकरण। अब पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण होता क्या है, मतलब आप जो लिविंग थिंग है उनकी क्वालिटी आप गैर जीवित चीजों को बता देते हो। जैसे जीवित चीजें जैसे हो सकते हैं, जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स, वॉक करते हैं, मतलब हम लोग चल सकते हैं। तो आप ये नहीं कहोगे कि आपकी जो जमीन है ये चल सकती है। सो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि आप कहते हो कि जमीन चल सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण के तौर पर हम लेंगे तो हम ये कहेंगे कि जमीन चल सकती है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स के जो भी क्वालिटी है हम नॉन लिविंग थिंग को अप्लाई कर रहे हैं। मतलब जीवित चीजों के जो भी क्वालिटी होंगे, उनके जो भी फीचर्स होंगे, हम गैर जीवित चीजों पर अप्लाई कर रहे हैं। सो से हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। सो रिसर्च में इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रिसर्च में नॉन लिविंग थिंग के बारे में ऐसा हम नहीं कह सकते, इस पर रिसर्च नहीं हो सकती है। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये भी गलत हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन रिसर्च। मानवीकरण ये आपके शोध की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है ये सही हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब आलोचनात्मक अन्वेषण। मतलब क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है, बहुत क्रिटिकल वे में आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, आप एकदम ध्यान से इन्वेस्टिगेशन करोगे। आपका जो भी रिसर्च का टॉपिक होगा, आपका जो भी रिसर्च का एम होगा कि आप इस तरीके से रिसर्च करने वाले हो, उस प्रॉब्लम का, आपका जो भी रिसर्च टॉपिक है उस प्रॉब्लम का किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो, उसका आप किस तरीके से उसका उस समस्या का किस तरीके से आप हल निकालने वाले हो, इस तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, उसको बारीकी से देखते हो और आप उस प्रॉब्लम का हल निकाल लेते हो, उसका सोल्यूशन निकाल लेते हो। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। मतलब आपकी जो शोध होती है, शोध में आलोचनात्मक अन्वेषण आवश्यकता होती है। मतलब आपके रिसर्च में क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन बहुत रिक्वायर्ड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो यहाँ पर आप रिसर्च किस तरीके से करोगे, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करोगे आपके रिसर्च में। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैच टेबल ए विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस इन टेबल बी। टेबल ए को टेबल बी में सबसे उपयुक्त विकल्पों को साथ सम्मिलित कीजिए। सो इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि हमें टेबल ए गिवन है और टेबल बी दिया गया है। सो टेबल ए में हमें कुछ रिसर्च की डेफिनेशंस दी गई है, मतलब टेबल ए में हमें कुछ अनुसंधान की परिभाषा दी गई है और हमें टेबल बी से उसको प्रॉपर मैच करना है और देखना है कि हमें किस किस रिसर्च की डेफिनेशन दी गई है, हमें उसकी प्रॉपर जोड़ियां लगानी है। मतलब टेबल ए में हमें कुछ रिसर्च से रिलेटेड डेफिनेशन दी गई है, हमें उसे टेबल बी के साथ प्रॉपर मैच करना है। सो हम टेबल ए पहले देखते हैं और उसको टेबल बी के साथ मैच करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। टेबल ए का फर्स्ट पॉइंट हमें गिवन है, रिसर्च इज एम्ड एट फाइंडिंग सोल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम सोसाइटी इज फेसिंग। सो यहाँ पर हमें यह दिया गया है कि एक रिसर्च है, उस रिसर्च का एम ये है, मतलब उस रिसर्च का, उस अनुसंधान का उद्देश्य ये है कि समाज में किसी प्रॉब्लम का फेस कर रहे हैं लोग, मतलब समाज में समाज के सामने आने वाली तत्काल समस्या का समाधान खोज रहे हैं। मतलब समाज में एक ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो कि इमीडिएट प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का हमें इमीडिएट समाधान निकालना है। तो यहाँ पर किस चीज की हमें प्रॉब्लम है, किस चीज के समाधान यहाँ पर है, हमें सोसाइटी से लेकर। तो यहाँ पर हमें मेंशन किया गया है इसकी सोसाइटी से लेकर कुछ प्रॉब्लम है, मतलब आपके जो समाज है, समाज के सामने आने वाली कुछ तत्काल समस्या है, तो उसका समाधान हमें खोजना है। तो याद रखिए यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम बताया गया है, जो हमें समस्या बताई गई है, वो समस्या भी हमें बताई गई जो कि एक स्पेसिफिक समस्या है जो कि सोसाइटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कभी भी आपको क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, प्रॉब्लम का सलूशन हमें फाइंड आउट करना है और वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, तो उसे सॉल्व करने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का यूज करेंगे। याद रखिए हमें अप्लाइड रिसर्च का यूज करेंगे, मतलब व्यवहारिक शोध का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, उस मतलब आपका जो पॉइंट ए दिया गया है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट डी। मतलब आपका जो यहाँ पर
फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, इसका सही मैच हो जाएगा पॉइंट डी। उसी तरीके से पॉइंट 2, रिसर्च एम एट गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज सेक, मतलब एक रिसर्च है जिसका एम है, रिसर्च इसका उद्देश्य ये है कि हम नॉलेज को गैदर करें, मतलब ज्ञान को इकट्ठा करें, और ताकि जो रिसर्चर्स हैं और ताकि जो भी लोग हैं वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकें, नॉलेज से यानी नॉलेज को इंक्रीज करना, नॉलेज के लिए। तो ऐसे अनुसंधान जिसका उद्देश्य ये है कि हम जिसमें ज्ञान को इकट्ठा करें और उसका उद्देश्य ये भी है कि ज्ञान के खातिर हम वो रिसर्च परफॉर्म करें। सो वो रिसर्च होती है आपकी फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं मौलिक अनुसंधान। तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट 2 दिया गया है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट सी। उसी तरीके से थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, रिसर्च एम एट डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट, मतलब ऐसे रिसर्च, ऐसे अनुसंधान जिसका एम यही है कि हम किसी ऐसे मामले को, किसी एक अफेयर्स है उसको, एक स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसको हम एज इट इज, जैसा वो एग्जिस्ट कर रहा है उसको एज इट इज हम डिस्क्राइब करें। तो यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड आ रहा है, मतलब यहाँ पर हम उसको उस अनुसंधान में डिस्क्राइब करते हैं चीजों को, तो वो आपकी रिसर्च होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो यहाँ पर जो पॉइंट 3 है उसका हो जाएगा आपका करेक्ट पॉइंट ए। तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट 3 है उसका हो जाएगा आपका पॉइंट ए, मतलब वर्णनात्मक अनुसंधान। उसी तरीके से पॉइंट 4 देखते हैं हम, रिसर्चर यूजेस फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल एंड एनालाइज दिस, मेक अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिसर्चर के पास मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल होता है, लेकिन उसी मटेरियल का यूज कर कर वो फैक्ट्स जानना चाहते हैं, यानी यहाँ पर रिसर्चर के पास सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होती है, उसे रिसर्चर प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर कर देखते हैं कि वो रियलिटी में वो चीज हैपन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा सिर्फ और सिर्फ हम एनालिटिकल रिसर्च में करते हैं, मतलब विश्लेषणात्मक अनुसंधान में करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन 4 है या इसका करेक्ट हो जाएगा पॉइंट बी। तो याद रखिए एनालिटिकल रिसर्च ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में ज्यादा करके यूज की जाती है, जिसमें आपके पास थ्योरी, मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, लेकिन आप क्या करते हो उसमें एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखते हो कि वो चीज टेस्ट जो हम कर रहे हैं वो रियलिटी में वैसा एग्जिस्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने सारे ऑप्शंस, सारे पॉइंट जो दिए गए थे उनका सारे करेक्ट डेफिनेशन मार्क कर दिए कि कौन से रिसर्च की कौन सी डेफिनेशन है। सो ये ऑर्डर अगर आप देखते हो तो हमें ऑप्शन बी में गिवन है, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूर्व निर्धारित प्रश्न जो उत्तर देने के केवल कुछ वैकल्पिक तरीकों की अनुमति देते हैं कहलाते हैं। Predetermined questions which allow only a few alternative way of answering is called। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि प्री डिटरमाइंड होते हैं, मतलब ऐसे प्रश्न जो हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, जो पहले से ही हम तैयार कर लेते हैं उन प्रश्न को, जिससे कि आपके पास कुछ क्वेश्चन के आंसर्स के लिए कुछ आपके पास ऑल्टरनेटिव वे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है ऐसे क्वेश्चन जिसको आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनका पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हो, जिसको आप पहले से ही बना लेते हो, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। याद रखिएगा जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, जब भी आपको प्रश्न में ऐसा पूछा जाता है कि ऐसे प्रश्न जो आप पहले से ही उसकी आप तैयारी करते हो, पहले से ही उसको आप डिसाइड कर लेते हो कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रिसर्च कंडक्ट करवा रहे हो, आप रिसर्चर हो, आप शोधकर्ता हो, तो आप क्या कर रहे हो, आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर जो आप जैसे मानोगे कोई होटल है, उस होटल का आपको फीडबैक चाहिए, या फिर कोई ऑनलाइन सर्विस है, आपकी ऑनलाइन कोई वेबसाइट है, उससे अगर लोग कोई चीजें परचेस कर रहे हैं तो उसका आपको फीडबैक फॉर्म देना है। सो फीडबैक फॉर्म में जैसे आप देखते होंगे तो वहाँ पर हर एक क्वेश्चन पहले से ही लिखे होते हैं और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस में से टिक मार्क करना होता है। सो यहाँ पर आपको कोई एक ही विकल्प पर टिक मार्क करना होता है जो कि सही होता है। जिस तरीके से आपको फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है आपके एग्जाम में, जैसे एग्जाम में जैसे आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, आपको एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न आपके, जिसमें पहले से ही सारे प्रश्न डिसाइडेड होते हैं, एग्जामिनर आपको पहले से ही सारे प्रश्न डिसाइडेड होते हैं एग्जामिनर के, लेकिन आपको ऐसा ही विकल्प चूज करना होता है, आपको ऐसा ही विकल्प चुनना होता है जो कि एक ही सही उत्तर होगा उसका।
तो मतलब ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर जिसका एक ही सही आंसर होता है और वो क्वेश्चन आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो, आप ये कर लेते हो कि आप पहले से ही उस प्रश्न को डिसाइड कर लेते हो, बता देते हो कि आप पहले से ही सारा डिसाइड कर लेते हो और उसका आंसर कुछ एक ही होने वाला है। तो उसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। जब भी स्ट्रक्चर्ड आता है मतलब पहले से ही डिसाइड कर लेते हो, उसका एक पहले से ही आप एक मैनर बना लेते हो, सिस्टमैटिक वे में उस क्वेश्चन को बना लेते हो पहले से ही। सो उसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर्ड प्रश्न। सो इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। अब जो इनकरेक्ट विकल्प है उन्हें भी हम एक एक बार देख लेते हैं। सो क्लोज एंडेड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन मतलब क्लोज एंडेड अनस्ट्रक्चर्ड प्रश्न। ये प्रश्न कैसा होता है, ये क्लोज एंडेड हो गया, मतलब ये इसी टाइप के होंगे, एमसीक्यूज टाइप के हो सकते हैं, आपके यस नो टाइप हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब यहाँ पर उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। यहाँ पर रिसर्चर जो होते हैं आपके शोधकर्ता पहले से कुछ डिसाइड नहीं करते कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, पहले से कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी डाइकोटोमस क्वेश्चंस जिसे हम कहते हैं द्विबीजपत्री प्रश्न। तो डाइकोटोमस का मतलब क्या होता है, डाइकोटोमस का मतलब होता है ऐसी थिंग जिसे हम टू पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं, उसे हम कहते हैं डाइकोटोमस क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसे हम टू पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं उसको आप पहले से ही प्री प्लान बोलोगे या फिर पहले से आप सोच लेते हो, इससे कुछ क्वेश्चन का कोई लेना देना ही नहीं है इस ऑप्शन का, बस ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है इस प्रश्न में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डाइकोटोमस का मतलब होता है कि किसी भी आप ऐसी चीजें, ऐसी थिंग जिसे आप दो चीजों में डिवाइड कर लेते हो उसे हम कहते हैं डाइकोटोमस। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसमें रिसर्चर इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं, इंटरव्यूज के थ्रू एक्सपर्ट्स होंगे, उनका ओपिनियन जानेंगे, जिसमें रिसर्चर को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलेंगी, यस नो टाइप के फॉर्म में रिसर्चर को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो याद रखिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस में रिसर्चर को वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में रिस्पोंडेंट से रिस्पॉन्स मिलता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का ये भी सही विकल्प नहीं होगा। इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है विकल्प बी क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर्ड प्रश्न, क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। अगला प्रश्न द रिसर्च हाइपोथेसिस अनुसंधान परिकल्पना। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि अनुसंधान परिकल्पना की परिभाषा हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, मतलब अनुसंधान परिकल्पना की हमें डेफिनेशन किस ऑप्शन में दी गई है, हमें ये पता लगाना है इस प्रश्न में। सो हम एक एक कर सारे विकल्प देखेंगे और पता लगाएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो जिससे कि यहाँ पर हमें रिसर्च हाइपोथेसिस की डेफिनेशन पूछी गई, मतलब अनुसंधान परिकल्पना की डेफिनेशन पूछी गई। सो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है, बेसिकली अगर आप एक डेफिनेशन देखोगे, आप परिकल्पना की एक परिभाषा देखोगे तो बताती है परिकल्पना ये कि आपका जो भी रिसर्च होता है, रिसर्च में जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के बीच में जो आपकी हाइपोथेसिस होती है ये कुछ प्रिडिक्शन का काम करती है, मतलब एक भविष्य बताने का काम करती है कि आपकी जो नॉलेज होती है, नॉलेज के बेसिस पे ऐसा हो सकता है, आप ये प्रिडिक्ट करते हो, मतलब आप बताते हो कि इन वेरिएबल्स के बीच में ऐसा रिलेशन हो सकता है और आप उसी स्टेटमेंट को आप आपके रिसर्च में टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। सो ये होती है आपकी हाइपोथेसिस, ये होती है आपकी परिकल्पना की परिभाषा। अब हम एक एक करके सारे विकल्प देखेंगे और पता लगाएंगे कि इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या होगा। सो ऑप्शन ए hypothesis must contain at least one independent variable and one dependent variable. yes, hypothesis क्या हो सकता है जिसमें आपके एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि एक और कोई दो चीजों के बीच में, कोई दो वेरिएबल के बीच में ही आप प्रिडिक्शन लगा सकते हो कि इसके बीच में ऐसे कुछ रिलेशन हो सकते हैं इन दोनों वेरिएबल के बीच में, मतलब कम से कम एक स्वतंत्र और एक आश्रित चर होना चाहिए आपके हाइपोथेसिस के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल होंगे, एक होगा मेरा प्लांट और एक होगा वाटर। तो यहाँ पर दो वेरिएबल होंगे, एक होगा प्लांट एंड एक वाटर। सो मैं क्या कहूंगी कि प्लांट और वाटर के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, अगर प्लांट को मैं वाटर ज्यादा दूंगी तो हो सकता है प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो। सो यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल है और इन दोनों वेरिएबल के बीच में मैं कुछ रिलेशन देख रही हूँ। सो एक इंडिपेंडेंट होगा इनमें से और एक डिपेंडेंट होगा।
ओके, सो यहाँ पर जो आपको विकल्प ए दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी भी देखते हैं हम। इज अ प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट दैट रिलेट्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टू डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक भविष्य कहलाने वाला कथन है जो एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर के जोड़ता है। यस, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन के बारे में प्रिडिक्शन लगाते हैं। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, उनके बीच में हम कुछ प्रिडिक्शन, कुछ भविष्यवाणी करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये भविष्यवाणी करी कि हो सकता है अगर मैं वाटर ज्यादा दूं तो इस प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो सकती है। यहाँ पर मैं कंफर्म नहीं करी कि वाटर आप ज्यादा दोगे तो ही प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होगी, मैंने बोला हो सकता है, यहाँ पर मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो आपको विकल्प भी दिया गया है ये भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी और विकल्प सी, hypotheses are predictive statements which are to be objectively verified or the relationship that are assumed that to be tested। मतलब यहाँ पर जो आपका विकल्प सी बता रहा है, ये बता रहा है आपने जो भी भविष्यवाणी की थी, जो भी कथन के बारे में भविष्यवाणी की थी आपने, आप उससे क्या करते हो, आप उसका परीक्षण करते हो आपके रिसर्च में। यस, मैंने यहाँ पर प्रिडिक्शन जो करा था, मैंने जो यहाँ पर गेसेस करा था, मैंने ये कहा था कि हो सकता है अगर मैं वाटर ज्यादा दूं प्लांट की तो प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होगी। तो ये मेरा प्रिडिक्शन था। अब मैं इसी प्रिडिक्शन को मेरे रिसर्च में, मेरे अनुसंधान में मैं इसको टेस्ट करूंगी, मैं अपनी उसी भविष्यवाणी को अपने शोध में उसका परीक्षण करूंगी, मतलब उसको टेस्ट करूंगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया गया है ये भी आप कह सकते हो, ये भी आपके रिसर्च हाइपोथेसिस की डेफिनेशन होंगी। मतलब आपका जो विकल्प सी दिया गया है तो इसमें भी आप कह सकते हो कि ये आपके अनुसंधान परिकल्पना की परिभाषा होगी। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपका विकल्प ए बी सी तीनों भी इस प्रश्न का सही उत्तर है, तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकल्प डी, ये सभी ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न, सहसंबंधी विश्लेषण का प्रमुख विशेषता का पता लगाना है। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोरिलेशनल एनालिसिस इज सीक टू आउट। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि कोरिलेशनल एनालिसिस का मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब आपके सहसंबंधी विश्लेषण का प्रमुख विशेषता क्या है, हम क्यों कोरिलेशनल एनालिसिस करते हैं, और हम उससे कैरेक्टरिस्टिक बताना है। मतलब उसकी हमें बेसिकली यहाँ पर हमें कोरिलेशनल रिसर्च से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है। सो कोरिलेशनल रिसर्च में जैसे हम कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं, सो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हम वेरिएबल्स के बीच में क्या देखते हैं बेसिकली कोरिलेशनल रिसर्च में और कोरिलेशनल एनालिसिस में। तो जैसे कि हमें पता है जो हमारी कोरिलेशनल रिसर्च है इसमें हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी है, सो इन दोनों वेरिएबल के बीच में हम रिलेशन देखते हैं। लेकिन हम ये तो देखेंगे कि वेरिएबल ए और वेरिएबल बी के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है। और उसी के साथ साथ कोरिलेशनल एनालिसिस में अगर हम कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स को एनालाइज करें, उनको हम ऑब्जर्व करें, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक वेरिएबल बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है। अगर एक वेरिएबल बढ़ाने से दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है, तो अगर दोनों भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जाते हैं तब हम उसे कहते हैं ये परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है, इनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है क्योंकि एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है। उसी तरीके से हम ये भी पता लगाते हैं कि एक घटने से दूसरा क्या घट रहा है या फिर एक बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है। अगर एक घटने से दूसरा बढ़ रहा है मतलब एक कम होने से दूसरा वेरिएबल ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन है। ओके, याद रखना है आपका, अगर दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, और दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन है वेरिएबल्स के बीच में। तो बेसिकली हम वेरिएबल्स के बीच में संबंध बताते हैं, उनके बीच में कैसा संबंध है, वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, क्या एक को कम करने से दूसरा कम हो रहा है या फिर एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है, यही हम हमारे कोरिलेशनल रिसर्च में फाइंड आउट करते हैं। और इसी चीज को हम कहते हैं कोरिलेशन एनालिसिस, क्योंकि हम यहाँ पर वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं कि मैं अगर वेरिएबल ए को बढ़ाती हूँ सो वेरिएबल बी पे से क्या असर हो रहा है, इसका क्या इफेक्ट हो रहा है कि ये भी बढ़ रहा है या फिर ये घट रहा है। ये बेसिकली हम कोरिलेशनल एनालिसिस में, कोरिलेशनल रिसर्च में करते हैं, और इसी तरीके से हम कोरिलेशनल एनालिसिस करते हैं, मतलब कोरिलेशनल रिसर्च में चीजों को एनालाइज करते हैं, वेरिएबल्स को बेसिकली एनालाइज करते हैं। सो याद रखिए, हम कोरिलेशन एनालिसिस का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि उसमें हम
वेरिएबल के बीच में कैसा एसोसिएशन है ये देखते हैं। मतलब एसोसिएशन अमंग वेरिएबल मतलब चर के बीच में कैसा संबंध है कि एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है, एक दूसरे से उनके संबंध कैसे, उनका रिलेशन कैसा उनके बीच में, ये हम पता लगाते हैं हमारे कोरिलेशनल एनालिसिस में। और कोरिलेशनल एनालिसिस का मेजर कैरेक्टरिस्टिक यही होता है कि वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन देखना कि एक दूसरे को कैसे कनेक्टेड, उनका संबंध कैसा है, चर के बीच का संबंध कैसा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। उसी तरीके से हम रिमेनिंग ऑप्शंस भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दिया गया है डिफरेंस अमंग वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स के बीच का डिफरेंस। हम बेसिकली डिफरेंस नहीं देखते हैं, हम उनका बीच में संबंध देखते हैं, उनके बीच का अंतर नहीं देखते, हम चरों के बीच का अंतर नहीं देखते हैं, हम बस ये देखते हैं चरों के बीच में कैसा संबंध है, क्या एक को बढ़ाने से दूसरा घट रहा है, फिर दूसरे को बढ़ाने से दूसरा बढ़ ही रहा है, हम ये देखते हैं, बेसिकली डिफरेंस नहीं देखते। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प बी वेरिएशन अमंग वेरिएबल्स मतलब चर के बीच भिन्नता, मतलब वेरिएशन मतलब कैसे वो वेरी कर रहे हैं एक दूसरे से, उनमें क्या वेरिएशन, एक दूसरे से वो कैसे अलग हो रहे हैं, ये नहीं हम देखते, हम देखते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी एसोसिएशन अमंग वेरिएबल, चरों के बीच संबंध। अगला प्रश्न, पी वैल्यू का मतलब है, पी वैल्यू स्टैंड्स फॉर। सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पी वैल्यू का क्या मतलब होता है, पी वैल्यू का क्या फुल फॉर्म होता है। सो याद रखिए पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू, यानी प्रायिकता मान। अब प्रोबेबिलिटी वैल्यू ये होती क्या है, पी वैल्यू होती क्या है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इस प्रश्न से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछने के आपके एग्जाम में चांस है। ओके पहले जैसे आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उसमें भी आपको पी वैल्यू पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो पी वैल्यू जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू, पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू, मतलब आप जो भी आपके रिसर्च में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो उसमें आपके जो रिजल्ट आते हैं वो बाय चांस आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं पी वैल्यू। अब किस तरीके से, जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि वाटर ज्यादा देने से कि प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है। तो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया और आपने ये देखा कि वाटर ज्यादा देने से प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है, आपको ये रिजल्ट मिले। लेकिन आप ये देखना चाह रहे हो कि वाटर ज्यादा देने से प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है फिर नहीं हो रही है, लेकिन आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं, यानी ये बताता है कि आपका जो प्लांट की ग्रोथ हुई है ये आपके वाटर की वजह से तो नहीं हुई है, हो सकता है किसी और वेरिएबल की वजह से हो। तो उसे हम कहते हैं आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स में वो बाय चांस आ रहे हैं, मतलब आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वजह से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट नहीं हुआ है, किसी और वेरिएबल की वजह से आपको कुछ रिजल्ट दिख रहा है। ओके हो सकता है कि सनलाइट की वजह से प्लांट की ग्रोथ हुई होगी, ओके ऐसा हो सकता है। सो इस केस में हम बोलेंगे आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं। अब पी वैल्यू हम यूज क्यों करते हैं, पी वैल्यू का मतलब तो हमने जान लिया है, पी वैल्यू ये बताती है हमारा जो एक्सपेरिमेंट्स है उसमें जो हमारे रिजल्ट आते हैं ये बाय चांस आते हैं। अब हम देखेंगे पी वैल्यू का यूज क्यों होता है, क्यों हम यूज करते हैं। सो याद रखिएगा पी वैल्यू हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम टेस्ट करते हैं हमारी नल हाइपोथेसिस को। ओके नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करने के लिए पी वैल्यू का यूज करते हैं। अब किस तरीके से, अब जैसे मान लीजिए आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है, पी वैल्यू अगर लेस होती है, ओके पी वैल्यू आपकी पी वैल्यू कम होती है, लेस होती है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आपके जो नल हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर लेते हो। ओके ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पी वैल्यू आपकी जब भी कम होती है, जितनी कम आपकी पी वैल्यू होगी उतना आप अभी क्या करोगे, नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करते जाओगे। अब किस तरीके से हमने ये डिसाइड कर लिया कि पी वैल्यू कम होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर रिलेशन है कुछ। तो याद रखिएगा पी वैल्यू आपकी किससे कम होनी चाहिए, पी वैल्यू आपकी अल्फा से कम होनी चाहिए। अल्फा क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अल्फा बताता है कि आपने आपके एक्सपेरिमेंट में कितने % एरर को अलाउ करा है। तो बेसिकली रिसर्चर्स जो होते हैं अल्फा की वैल्यू पहले से सेट कर लेते हैं जो कि 1% होती है या फिर 5%। अगर आपने मान लीजिए आपके रिसर्च में 5% आपने एरर अलाउ करा है, आप देखोगे कि हमने आप ऐसा बताओगे कि 5% हो सकता है कि एरर आ सकते हैं हमारे रिसर्च में। सो उस केस में आप क्या बोलोगे
कि आपके जो रिजल्ट है वो 95% सही आना चाहिए। ओके, क्योंकि आपने क्या करा, पहले से ही अल्फा वैल्यू आप डिसाइड कर लेते हो। अगर आपका जो एरर आप चाह रहे हो, आपके एक्सपेरिमेंट में कितने परसेंट एरर आए, उससे आपका एरर कम आ जा रहा है, यानी आपकी जो पी वैल्यू, आपका जो रिजल्ट आ रहा है उससे कम आ जा रहा है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आपकी नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर लोगे। ओके, अब नेक्स्ट केस, अगर पी वैल्यू आपकी, पी वैल्यू क्या हो रही है आपकी, अल्फा से ज्यादा आ रही है। ओके, यानी आपने जितना एरर आपके एक्सपेरिमेंट्स में अलाउ करा था उससे ज्यादा आपको एरर देखने मिल रहा है, उससे ज्यादा आपको एरर देखने मिल रहा है, यानी आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आपके रिजल्ट नहीं आ रहे, बाकी कोई और वेरिएबल की वजह से आ रहे, तो ये एरर ही हो गया, आपको पता नहीं चल रहा कि किसकी वजह से आ रहे हैं। ओके, तो इस केस में आप क्या करते हो, आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो। सो ये कुछ स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। पहला मैंने आपको बताया कि पी वैल्यू, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू। देन नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू मतलब आपके जो आपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए उसमें जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं। ओके, बाय चांस आ रहे हैं, यानी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे, हो सकता है किसी और वेरिएबल की वजह से आपके रिजल्ट आ रहे हो, तो ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी वैल्यू। अब पी वैल्यू यानी प्रोबेबिलिटी वैल्यू को किस लिए यूज करा जाता है, क्योंकि याद रखिए पी वैल्यू को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम हमारी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करें और ये बताए कि हम उसे एक्सेप्ट करने वाले या फिर हम रिजेक्ट करने वाले। सो याद रखिएगा, जितनी कम आपकी पी वैल्यू होगी उतना आप आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लोगे। और आपकी पी वैल्यू आपकी अल्फा से कम है। अल्फा क्या होता है, सिग्निफिकेंस लेवल, यानी यहाँ पर रिसर्चर बता देते हैं कि हम हमारे एक्सपेरिमेंट्स में इतने परसेंट एरर अलाउ करेंगे, कि इतने परसेंट एरर आ सकते हैं एक्सपेरिमेंट में। सो ये होता है आपका अल्फा, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा से कम होगी तो उस केस में आप आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लोगे। और अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा से ज्यादा होगी, यानी आपके जो एरर्स है अपने जितने अलाउ करे थे उससे ज्यादा आपको एरर मिल रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपकी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये होता है आपका पी वैल्यू, जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, यदि कोई अध्ययन विश्वसनीय है तो इसका अर्थ क्या है, इफ अ स्टडी इज रिलायबल दिस मीन्स दैट। सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अगर कोई अध्ययन है वो विश्वसनीय है, यानी कोई स्टडी है, अगर कोई स्टडी है ये रिलायबल स्टडी है, तो उसका अर्थ क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होगा, उसका डेफिनेशन क्या होगी, उसकी परिभाषा क्या होगी, ये पता लगाना है हमें इस प्रश्न में। सो रिलायबल ये है क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। रिलायबल आपके रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो रिलायबल ये कैरेक्टरिस्टिक होती है रिसर्च की। सो याद रखिएगा, जैसे कि आपको एग्जाम में रिलायबल पूछा गया है, तो आपको हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम आपका जो एग्जाम आने वाला है आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको वैलिड पर आए क्वेश्चन। ओके, अब तो आपको रिलायबल पूछा गया था, अब वैलिड भी आ सकता है। सो देखिए, जैसे कि रिलायबल क्या होता है, पहले तो हम ये देखेंगे, फिर वन बाय वन हम सारे विकल्पों को देखेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा विकल्प इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब रिलायबल क्या होता है, रिलायबल यानी जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो, आप कोई प्रयोग परफॉर्म कर रहे हो और बार बार चीजों को परफॉर्म करने के बाद आपका सेम मेजरमेंट मिल रहा है, आपको सेम आप मेजर कर पा रहे हो, सेम ही आ रहा है आपका रिजल्ट, तो उसे हम कहते हैं रिलायबल। अब किस तरीके से, ये एक हम उदाहरण के थ्रू देखेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी ने अपना वेट चेक करा वेइंग मशीन पर। ओके, वेइंग मशीन पर आप 3 बार मैंने वेट चेक करा। सो हर 3 बार यानी तीनों बार अगर मैं वेट चेक करी तो तीनों बार मेरा 40 केजीज आ रहा है। ओके, तीनों बार वेट करने पर मेरा आ रहा है 40 केजीज, यानी मैं हर बार अगर वेट करूं और मेरा हर बार वेट सेम ही आए, ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले केस में मेरा 40 आ रहा है, दूसरे में 50, देन तीसरे में 60। ओके, मतलब मैंने हर बार वेट करा और मैं 4 to 5 टाइम और मैं अगर वेट कर लूं अपना, तो हर वेट में हर 5 टाइम्स अगर मैं वेट कर लूं तो 5 टाइम्स मेरा 40 केजीज ही आ रहा है वेट। तो इस केस में मैं कहूंगी मेरी जो ये मशीन है, मेरी जो वेइंग मशीन है ये रिलायबल है, क्योंकि ये मुझे हर बार सेम रिजल्ट दे रही है।
हर बार मेजर करने पर, हर बार चीजों को मेजर करने पर मुझे सेम रिजल्ट मिल रहा है, मुझे स्टेबल रिजल्ट मिल रहा है, तो उसे हम कहेंगे रिलायबल। सो यही आपको विकल्प बी में भी दिया गया है। द मेजर्स डिवाइस फॉर कॉन्सेप्ट आर स्टेबल ऑन डिफरेंट ओकेजन, यानी एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी डिवाइस है जो अगर आप मेजर कर रहे हो जिस चीजों को, और मेजर करने बाद डिफरेंट ओकेजन यानी क्या, हर अलग अलग व्यक्ति पर, हर अलग अलग टाइम पर आपको क्या मिल रहा है, सेम ही रिजल्ट मिल रहे हैं, सेम ही मेजरमेंट्स मिल रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं रिलायबल। तो आपका इस प्रश्न का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, अवधारणाओं के लिए तैयार किए गए उपाय अलग अलग अवसरों पर स्थिर होता है, यानी आप चीजों को मेजर कर रहे हो, आप माप रहे हो, और आपकी जो डिवाइस है वो आपको अलग अलग अवसरों पर सेम ही रिजल्ट बता रही है। सो ये होती है आपकी रिलायबल। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, जो ऑप्शन बच गए हैं, उसे भी हम जल्दी से देख लेते हैं। ऑप्शन ए, विकल्प ए यहाँ पर आपको दिया गया है, इट वॉज कंडक्टेड बाय रेप्यूटेड ऑफ रिसर्चर हु कैन बी ट्रस्टेड। सो रिलायबल स्टडी उसे नहीं कहेंगे कि कोई रेप्यूटेड रिसर्चर है, कोई बहुत ज्यादा जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत अच्छा रिसर्चर जो है, उन पर हम ट्रस्ट करें। सो वो स्टडी को हम नहीं कहेंगे रिलायबल। सो यहाँ पर आपको विकल्प ए जो दिया गया है ये गलत उत्तर दिया गया है। उस तरीके से विकल्प सी, द फाइंडिंग्स कैन बी जनरलाइज्ड टू अदर सोशल सेटिंग, यानी आपने जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं, ओके, आपके जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, आप दूसरे सोशल सेटिंग्स में भी उसको जनरलाइज करते हैं, यानी उसका दूसरे सोशल सेटिंग्स में भी उसका उपयोग कर सकते हो, उसको उस चीजों को आप उसका उपयोग कर सकते हो दूसरे अध्ययन में भी। सो ऐसा नहीं हो सकता। रिलायबल का मतलब होता है हर बार मेजर करने पे चीजें सेम आए, मेजरमेंट आपको सेम ही मिले। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प डी, द मेथड्स आर स्टेटेड क्लियरली इनफ फॉर द रिसर्च टू बी रेप्लिकेटेड, यानी अनुसंधान को आप क्या कर रहे हो, दोबारा रिपीट करोगे। ओके, आप क्या कर रहे हो, उसको दोहरा रहे हो, आप फिर से उसको रिपीट कर रहे हो। सो रिपीट करने में, यानी मान लीजिए किसी रिसर्चर ने पहले से ही इंफॉर्मेशन आपकी पहले से ही रिसर्च कर रखी है, तो आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होगी, तो उसके बेसिस पर आप क्या करते हो, उस रिसर्च को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हो, उस रिसर्च को फिर से परफॉर्म करने की कोशिश करते हो। आप देखते हो कि ये नए क्या मिल सकते हैं इससे रिजल्ट, और क्या आ सकते हैं रिजल्ट। सो ये आपकी रेप्लिकेशन हो सकता है, आपकी रेप्लिकेशन की डेफिनेशन होती है, जो कि आपकी ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, लेकिन ये रिलायबल की डेफिनेशन नहीं होगी। सो यहाँ पर आपका विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी आप ऐसे डिवाइस जिस पर आप कोई चीजों को माप रहे हो, मेजर कर रहे हो, और अलग अलग अवसरों पर आपको सेम ही रिजल्ट मिल रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं रिलायबल। अगला प्रश्न, the validity which is assessed by checking measurement instrument against some future outcome is, वैधता जिसका आकलन कुछ भविष्य के परिणामों के खिलाफ माप उपकरण की जांच करके किया जाता है। इस क्वेश्चन में हमें वैलिडेशन से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है कि कौन सी वैलिडिटी की डेफिनेशन होगी। सो इस डेफिनेशन में बता रहा है कि एक वैलिडेशन है, आपने क्या किया, कुछ आप चीजों को, इंस्ट्रूमेंट को मेजर कर रहे हो, तो आपने फ्यूचर में जो मेजरमेंट आ सकता है उसका आपने कुछ गेस किया कि आपके फ्यूचर का आउटकम ऐसा आ सकता है। सो आपने यहाँ पर फ्यूचर के बारे में कहा है, तो कौन सी वैलिडिटी की डेफिनेशन होगी हमें ये पता करना है। तो याद रखिएगा आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, वैलिडिटी से रिलेटेड हमें बहुत सारे टर्म्स गिवन है, और हमें जो भी टर्म गिवन है ये वैलिडिटी की डेफिनेशन से सारी, सॉरी वैलिडिटी के टाइप से सारे। सो वैलिडिटी होती क्या है आपको ये पता होना चाहिए। वैलिडिटी क्या होती है, जिसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक हो, उसको जो रीजनलेस हो, इसका कुछ रीजन नहीं होता लेकिन लॉजिक हो, उसे हम कहते हैं वैलिडिटी। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दिन है, दिन के बाद रात आएगा, तो इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, आप कहोगे कि ये लॉजिक है, ये एक लॉजिक है, दिन के बाद रात ही आता है। सो यहाँ पर कोई रीजन नहीं है लेकिन लॉजिक है, उसे हम कहते हैं वैलिडिटी। सो यहाँ पर हमें वैलिडिटी की कुछ टाइप्स की मैंने हमें बताना है, इन टाइप्स में से ये कौन से वैलिडिटी की डेफिनेशन होगी। सो जैसे कि इस डेफिनेशन में हमें बता रहा है, आपने क्या किया, जो फ्यूचर में आउटकम है, फ्यूचर में जो मेजरमेंट आ सकते हैं, आपने उसको बताया है। सो फ्यूचर में आ रहा है मतलब यहाँ पर आपने फ्यूचर के बारे में गेस करा, ऐसा हो सकता है, ऐसे आ सकते हैं मेजरमेंट।
सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो, यहाँ पर गेस कर रहे हो। सो ये वैलिडिटी, कौन सी वैलिडिटी की डेफिनेशन होगी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, मतलब अनुमानित की वैधता। तो ये वैधता किस वैधता की डेफिनेशन होगी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैधता की, जिसमें आप कुछ गेस कर रहे हो फ्यूचर के बारे में, आप पहले से बता दे रहे हो कि ऐसा हो सकता है, आप आपके कुछ गेसेस कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो, उसे हम कहते हैं प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। सो आपको जो डेफिनेशन गिवन है, ये आपको प्रिडिक्टिव वैलिडिटी मतलब अनुमानित की वैधता की भाषा गिवन है। सो यहाँ पर आपकी जो डेफिनेशन गिवन है, ऑप्शन बी की डेफिनेशन गिवन है। अब जो हमें इनकरेक्ट ऑप्शंस गिवन है उन्हें भी हम देख लेते हैं, ये क्या होती है। फेस वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी का मतलब होता है जिसको आप देखकर ही बता दो। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक पेपर दिया और उसमें सारे नंबर्स है, आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो आप उससे देखकर क्या कहोगे कि ये मैथ्स का पेपर है। बेसिकली मैंने आपको मैथ्स का पेपर दिया, आप उससे देखकर डायरेक्टली बोल दोगे कि आप ये मैथ्स का पेपर है। तो आपने क्या किया, देख कर ही आपको पता चल गया, आपने रीड करा उसको फेस से ही, आपको देख कर ही पता चल गया कि ये फेस वैलिडिटी, मतलब आपने एक बार देख लिया और आपको पता चल गया कि इस पेपर में कौन सा कंटेंट लिखा है। सो उसे हम कहते हैं फेस वैलिडिटी, अग्रभाग की वैधता। सो फेस वैलिडिटी जिसे हम देख कर ही पता कर रहे हैं, यहाँ पर देख कर रहे हैं, कुछ पता कर रहे हैं, आप आने वाले जो फ्यूचर है, आने वाले समय के बारे में आप कुछ भविष्यवाणी कर रहे हैं। सो उसे हम फेस वैलिडिटी नहीं कहेंगे। सो यहाँ पर आपका विकल्प ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी कॉनकरेंट वैलिडिटी, जिसे हम कहते हैं समवर्ती की वैधता। कॉनकरेंट, कॉनकरेंट क्या होता है, जब करंट में है, और कॉनकरेंट मतलब यहाँ पर कोई दो फेनोमेना होते हैं, एक फेनोमेना अगर आकर होता है तो उसके बेसिस पर आप गेस करते हो कि वो ऐसा ही हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल में अच्छा परफॉर्म किया, तो वैसे क्या कहूंगी, वो थ्योरी में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर कोई दो फेनोमेना है, इसको मैं कंपेयर कर रही हूँ, उसके बेसिस पर मैं बता रही हूँ। सो कॉनकरेंट क्या होता है, एक फेनोमेना के अकर होने पे मैं दूसरे को बता रही हूँ उसका क्या स्टेटस होगा। सो उसे कहते हैं हम कॉनकरेंट वैलिडिटी। सो हमें जो डेफिनेशन गिवन है, कॉनकरेंट वैलिडिटी की भी डेफिनेशन नहीं गिवन है, बल्कि यहाँ पर आप फ्यूचर के बारे में जो मेजरमेंट आएंगे उनका कुछ आउटकम बता रहे हो। सो ये प्रिडिक्टिव वैलिडिटी की डेफिनेशन होगी। सो इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, ऑप्शन बी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। नेक्स्ट, thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.